हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 30, जिसका नाम है व्यवसाय। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज की क्लास में हम तीसरा और इसका अंतिम भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं व्यवसाय और व्यापार से जुड़ी कुछ और बातें। जैसे कि सबसे पहला है विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है, पहले हम बात कर चुके हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं की। तो जब हमने द्वितीयक क्रियाओं को समझा था तब हमने देखा था कि कैसे द्वितीयक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को कुछ और प्रोडक्ट में परिवर्तित कर देती है, कुछ और प्रोडक्ट बना देती है, उसे कहा जाता है द्वितीयक क्रियाएं। तो द्वितीयक क्रियाओं में एक भाग था विनिर्माण का। तो विनिर्माण क्या होता है, जब आप किसी कच्चे माल को कुछ और फाइनल माल में बना देते हो तो उसे कहा जाता है विनिर्माण। जैसे कि आप रुई के माध्यम से धागा बना रहे हो, धागे के माध्यम से कपड़ा बना रहे हो, कपड़े के माध्यम से ये टी शर्ट बना रहे हो, तो ये सब विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विनिर्माण मतलब कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। और ये जो उद्योग इस तरह का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। इन विनिर्माण उद्योगों को उत्पादन की प्रक्रिया के हिसाब से 4 भागों में बांटा जा सकता है। इन विनिर्माण उद्योगों को भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर, उत्पादन की प्रक्रिया, उन उद्योगों में उत्पादन का काम किस तरह से हो रहा है उसके आधार पर। तो एक एक करके इन 4 भागों को देख लेते हैं। पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग। विनिर्माण उद्योग का पहला हिस्सा है विश्लेषणात्मक उद्योग। वे उद्योग जो एक ही उत्पादन का विश्लेषण करते हैं, पृथक्कीकरण करते हैं और अलग अलग तत्वों को उत्पादन करते हैं, जैसे कि तेल शोधक कारखाने, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। तो रिफाइनरी में क्या किया जाता है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पादन, जिसमें से कच्चे तेल को पृथक्कीकरण करेंगे और अलग अलग तत्वों को उत्पादन करेंगे। कच्चा तेल लाएंगे, रिफाइनरी में उसको रिफाइन करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पादन हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, डामर हो गया, वैक्स हो गया, ये सब इस कच्चे तेल से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो वे उद्योग जो एक ही उत्पाद, एक ही तरह के उत्पाद का विश्लेषण, पृथक्कीकरण और तत्वों को उत्पादन करते हैं, वो विश्लेषणात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। दूसरा है कृत्रिम उद्योग। कृत्रिम उद्योग क्या होते हैं, वे उद्योग जो विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके एक नए उत्पाद का रूप देते हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में क्या होता है, अलग अलग संगठन से अलग अलग टाइप का मटेरियल आता है, फिर उनको मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम उद्योग, वे उद्योग जो विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके, उनको इकट्ठा करके नए उत्पाद का रूप दे देते हैं। नेक्स्ट है प्रक्रियाई उद्योग। प्रक्रियाई उद्योग में वे उद्योग शामिल होते हैं जो कि पक्के उद्योग के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। कच्चे माल से लेकर पक्के माल बनाने तक बहुत सारे इसके चरण होते हैं। कौन सा उद्योग हो जाएगा, प्रक्रियाई उद्योग। जैसे कि कागज उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, इसमें कच्चे माल से लेकर अंतिम माल बनाने तक बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है, चौथा है सम्मिलित उद्योग। वे उद्योग जो नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं। भाई फाइनल माल बन गया है, फाइनल पुर्जे बन गए हैं, उनको सिर्फ जोड़ना है, उनको सिर्फ जोड़ दोगे तो आपका नया माल तैयार हो जाएगा। जैसे कि अपना टीवी है, कार है, इसमें कार में क्या होगा, टायर बन चुका होगा, स्टीयरिंग बन चुका होगा, गियर बन चुका होगा, इंजन बन चुका होगा, सीट बन चुकी होगी। इन फाइनल उत्पादों को अब मिक्स करके हमें कार का निर्माण करना है। तो वे उद्योग जो नया उत्पाद तैयार करने के लिए अलग अलग विभिन्न पुर्जों को, जो कि ऑलरेडी तैयार होते ही हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, सम्मिलित उद्योग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को। सूचना प्रौद्योगिकी को हम आसान भाषा में एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो इंटरनेट कह सकते हैं। सूचना को तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है उसे कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक संपन्नता मतलब आर्थिक विकास हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आसान भाषा में हम कहें तो, चूंकि सूचना तेजी से जा रही है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो मुख्य रूप से व्यापार और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा
हेल्प मिल रही है। अगर और व्यवसाय और व्यापार तेजी से बढ़ेंगे तो आर्थिक संपन्नता ज्यादा देखने को मिलेगी। इस युग में मतलब वर्तमान काल में ई कॉमर्स हो गया। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हो। ई बैंकिंग हो गया। ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप बैंकिंग का कार्य कर रहे हो। ई शॉपिंग हो गया। ये ई शॉपिंग इस ई कॉमर्स का ही हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विकास हो रहा है। इनको हम आने वाली स्लाइड में डिटेल में देखने वाले हैं। इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम आता है जो कि इस सूचना प्रौद्योगिकी को और तेज गति देने के लिए सरकार के माध्यम से बनाया गया है, जिसे बोला जाता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जो कि भारत को डिजिटली या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से और तेज विकसित करना है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कहलाता है। तो ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इसमें व्यापक कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग कार्यक्रमों को ऐड किया गया है। तो इसमें व्यापक कार्यक्रम है जिसमें अनेक मंत्रालय और अनेक विभाग सम्मिलित रूप से काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण भारत को डिजिटल दृष्टिकोण से सशक्त बनाना। पूरे भारत में चाहे छोटा से छोटा गांव हो, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, उनको डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। हर व्यक्ति इस सूचना प्रौद्योगिकी का यूज कर पाए, इसका पहला उद्देश्य है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। दूसरा है समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, और कोई भी क्षेत्र हो, उसको मजबूत करना, उसमें परिवर्तन करना, उसका विकास करना, ये इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जुड़े और कंपोनेंट देखते हैं, जैसे कि ई शासन। ई शासन को हम ई सरकार या डिजिटल सरकार भी कहते हैं। ये ई शासन क्या है? इंटरनेट के माध्यम से शासन में मदद लेना, सरकारी कामों में मदद लेना ई शासन कहलाता है। अब इस ई शासन द्वारा बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे कि ई नागरिक हो गया। नागरिकों के लिए अलग अलग सेवाएं जो कि सरकार के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ऑफिसों में जाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कम हो रही है। आप इंटरनेट के माध्यम से ही सरकार द्वारा चलाई गई सेवाओं का यूज कर सकते हो। उसमें अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्या क्या चीजें चाहिए आप इंटरनेट के माध्यम से अपलोड कर सकते हो। ये सब ई नागरिक और ई शासन के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही ई परिवहन हो गया, ई औषधि हो गया, ई पुलिस हो गया, ई प्रजातंत्र हो गया, ई शिक्षा हो गया। ई शिक्षा जैसे कि आप इस लाइव क्लास के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर जा रहे हो, वो ई शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार ई पंजीकरण है, ई शासन सचिवालय है, ई न्यायालय है। ये सारी ऐसी सेवाएं हैं जो कि ई शासन के अंतर्गत आती है, ई सरकार के अंतर्गत आती है। ये नागरिकों को सरकार द्वारा जो भी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसमें ये मददगार होती है। इसमें एक और कंपोनेंट है ई मित्र। ई मित्र आपने नाम सुना होगा। ई मित्र को यदि हम आसान भाषा में देखें तो इंटरनेट के माध्यम से अपना मित्र बना हुआ है, जो कि आसानी से अपना काम कर जा रहा है। हम इंटरनेट के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ये एक ई गवर्नेंस योजना है, जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं। आपको कोई भी चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किसी का फॉर्म लेना है, फॉर्म भर के जमा करना है, पैसे जमा करने हैं, ऐसे बहुत सारे काम इस ई मित्र के माध्यम से किए जाते हैं। ये सभी जिलों में बनाई गई है, जानते ही हैं। अब इसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप इसका यूज कर सकते हो, और इसके लिए कियोस्क भी होते हैं। कियोस्क मतलब एक ऑफिस बना हुआ होगा, ई मित्र कहलाएगा, वहां पर आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम कर सकते हो। ये है ई मित्र। नेक्स्ट है ई वाणिज्य। वाणिज्य मतलब आसान भाषा में व्यापार, और ई मतलब इंटरनेट, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार कर जा रहे हो, वो ई वाणिज्य के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना क्या कहलाएगा? ई वाणिज्य कहलाएगा। इसमें ई व्यापार भी इसी के अंतर्गत आता है। ई बैंकिंग, वाणिज्य व्यापार मुख्य रूप से पैसों से जुड़ा है, और पैसे से जुड़ा संस्था बैंकिंग है। तो ई बैंकिंग भी इस ई वाणिज्य का एक हिस्सा है। इसके अलावा ई शॉपिंग, इंटरनेट के माध्यम से आप शॉपिंग कर रहे हो, चीजें की खरीदारी कर रहे हो, चीजों को बेच रहे हो, वो ई वाणिज्य के अंतर्गत आता है। अब इस ई वाणिज्य के लाभ क्या हैं? कुछ प्रमुख लाभ देखने हमें, जैसे कि ई वाणिज्य के माध्यम से आप बिना कहीं जाए, बिना समय गवाए और बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्चे, माना कि आपको
ये टी शर्ट खरीदना है तो आपको दुकान पर जाना पड़ेगा। अब दुकान पर जाने के लिए मान लीजिए आपको आधा घंटा लग रहा है और आपको गाड़ी से जाना पड़ रहा है, तो ये एक आधा घंटा नहीं लगेगा, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ दुकान तक जाने में मान लीजिए कि आप गाड़ी से जा रहे हो तो कुछ पेट्रोल खर्चा होगा, तो ये पैसा भी बचेगा। तो मुख्य रूप से समय और पैसा दोनों ही बचता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत सारा समय और पैसा बचता है, जैसे कि उत्पादक और क्रेता। उत्पादक मतलब जो ये टी शर्ट का उत्पादन कर रहा है, जो चीज बना रहा है, जो सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, और क्रेता मतलब खरीदने वाला। तो उत्पादक और क्रेता के बीच में मध्यस्थों की संख्या कम हो जाती है। मध्यस्थ मतलब जो बिचौलिए हैं, जैसे कि ये टी शर्ट खरीदना है तो टी शर्ट किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी फैक्ट्री ने बनाया होगा। अब उस फैक्ट्री से मान लीजिए किसी थोक व्यापारी के पास आएगा, उस थोक व्यापारी से कुछ छोटे थोक व्यापारी के पास आएगा, उस छोटे थोक व्यापारी से छोटी दुकान पे आएगा और उस दुकान पर हम जाके खरीदेंगे। यानी कि इस टी शर्ट के खरीदार और इस टी शर्ट के उत्पादक के बीच में ये बहुत सारे बिचौलिए आ गए, मध्यस्थ आ गए, जिसकी वजह से हो सकता है नहीं, होता ही है कि इस टी शर्ट की जो लागत है वो बढ़ जाती है। तो उत्पादक और क्रेता के बीच में मध्यस्थों की संख्या कम हो जाती है ई वाणिज्य के कारण। इसीलिए इस विपणन लागत में, मतलब उत्पादक से क्रेता के बीच में ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसे विपणन कहा जाता है, उसके लागत में भी कमी आती है। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा ये प्रोडक्ट हमें सस्ता दिखाई देता है। व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत और समय में भी कमी आती है। व्यापारियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, यदि आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हो तो समय भी कम लगेगा और लागत भी कम आएगी। ई वाणिज्य में खर्चीले शोरूम, सेल्समैन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ई वाणिज्य में क्या करना है, आप इंटरनेट के माध्यम से सीधा ही कंपनी को ऑर्डर कर जा रहे हो, सीधा ही आपको वो चीज़ मिल जा रही है, ऑनलाइन डिलीवरी हो जा रही है। यानी कि आपको किसी शोरूम पर जाने की जरूरत नहीं है, तो उस शोरूम का खर्चा बच गया। सेल्समैन की जरूरत नहीं है, उस शोरूम पे जो व्यक्ति बेच रहा है, जिसे हम सेल्समैन कह सकते हैं, अब सेल्समैन की भी जरूरत नहीं है, तो इस पर खर्च भी नहीं होता है। व्यापारी को विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हो जाता है। जो व्यक्ति बेचना चाह रहा है और जो व्यक्ति सामान खरीदना चाह रहा है, उसको इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के लगभग हर उत्पाद का नॉलेज हो जाता है। वो किसी भी उत्पाद को घर बैठे मंगवा सकता है। देखते हैं इसी का कंपोनेंट इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधा का फायदा उठा रहे हो। इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, मोबाइल बैंकिंग भी कहा जाता है, नेट बैंकिंग भी कहा जाता है, ई बैंकिंग भी कहा जाता है। किसी भी बैंक द्वारा जो भी सेवाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ग्राहक को जो भी सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको किसी भी जगह से, जरूरी नहीं कि आपको उस बैंक में ही जाना पड़े, किसी भी जगह से आप मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से मुख्य रूप से इन सेवाओं का लाभ ले सकते हो। क्या कहा जाता है इसे? इंटरनेट बैंकिंग। चाहे आपको पैसे प्राप्त करने हो, किसी को भुगतान करना हो, आपको कोई बिल जमा कराने हो, ये सारे काम जो कि एक बैंक करता है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस सेवा का फायदा उठा सकते हो। अब इस इंटरनेट बैंक के लाभ क्या है? आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हो, कोई भी सामान आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो। आपने कितना लेन देन किया है अपने बैंक से, उस स्टेटमेंट को इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हो। इसमें आप अलग अलग बिलों का भुगतान कर सकते हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, कैसा भी बिल हो आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। आप टिकट बुक करा सकते हो। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आप बस का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, किसी भी परिवहन के साधन का टिकट बुक करा सकते हो। आप अपना टैक्स भुगतान कर सकते हो और अन्य टैक्स भी भुगतान कर सकते हो। इसमें शेयर बाजार और अन्य निवेश भी कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, अलग अलग बॉन्ड्स खरीद सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। तो ये है इंटरनेट बैंकिंग के बहुत सारे लाभ। आते हैं पाठगत प्रश्न पे। पाठगत प्रश्न मतलब पाठ में जो बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पर आधारित है? अभी जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर आधारित ही कुछ आसान से क्वेश्चन है। तो आज के भाग का पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग हमने देखा
कच्चे माल को आप निर्मित वस्तुओं में बदल जा रहे हो तो ये बीच में जो प्रोसेस कर रहा है उसे कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपके विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा है विश्लेषणात्मक उद्योग का उदाहरण दीजिए। विश्लेषणात्मक उद्योग क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर एक ही उत्पाद का काम करते हैं, जैसे कि हमने देखा था तेल शोधक कारखाना, जिसे हम आसान भाषा में रिफाइनरी कहते हैं। तो विश्लेषणात्मक उद्योग का उदाहरण तेल शोधक कारखाना हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्रियाई उद्योग किसे कहते हैं? प्रक्रियाई उद्योग हमने देखा था चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, जिसमें कच्चे माल से लेकर अंतिम माल बनाने तक बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, प्रक्रियाई उद्योग कहलाता है। तो वे उद्योग जो पक्के उद्योगों के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, वो प्रक्रियाई उद्योग कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो कागज उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। तो ये थे पाठगत प्रश्न। आज के क्लास को हम यही थामेंगे और आज की क्लास के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको करना क्या है, आज की क्लास को आज ही रिवाइज करना है। साथ ही चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो जितने भी भाग, मुख्य रूप से हमने 3 भाग देखे, तो उन तीनों भागों को आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहे। तो पढ़ाई करनी है, रिवाइज करते रहना है और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खेलो कूदो मस्ती करो, मम्मी पापा से, दोस्तों से, भाई बहनों से बातें करते रहो ताकि आपका फिजिकल हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आपका फोकस भी बढ़ेगा और आप कोई भी चीज़, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई तीसरा काम हो, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।